अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, ख़बर है काफ़ी इम्पोर्टेंट और ख़बर है शहर इक़्तिदार की, इस्लामाबाद की। और कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासत एक बेरहम खेल है। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद ये चीज़ आपको साबित हो जाएगी कि वाकई ये फ़िक्रा ठीक था, ये मकूला ठीक था। किस तरह सियासत एक बेरहम खेल है, किस तरह लोग पैंतरे बदलते हैं और किस तरह चीज़ें वक्त के साथ साथ तेज़ी से बदलती हैं। और शहर इक़्तिदार को शहर बेवफा भी कहते हैं। ये शहर किसी के साथ मुस्तकिल वफा नहीं करता। आज कोई इक़्तिदार में है और कल कोई इक़्तिदार में है। और ख़बर यह है कि जो इमरान खान साहब को बैसाखियाँ दी गई थीं और या जिन बैसाखियों की बुनियाद पे वो हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे और वज़ीर आज़म थे, वो बैसाखी एक एक करके नीचे से हटना शुरू हो गई है। और जब बैसाखी हट जाती है तो फिर जो शख्स बैसाखियों के ऊपर सहारे से खड़ा होता है वो ऐसे ऐसे करने लग जाता है। तो सहारा एक एक करके नीचे से निकल रहा है, बैसाखियाँ निकल रही हैं। और उनके जवाब में इमरान खान साहब बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने कंसर्न क्वार्टर्स पे मैसेज पहुंचा दिया है। और वो मैसेज क्या है, बड़ा खौफनाक है कि वो क्या करेंगे इस सारे मामले के जवाब में, वो क्या करेंगे इसका भी मैं ज़िक्र करूँगा। पहले थोड़ा सा ज़िक्र कर लेते हैं कि ख़बर है क्या। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको पहुँच सकें। अच्छा नाज़रीन, एक और भी गुजारिश करता चलूँ कि ख़बर बुनियादी तौर पे ख़बर होती है, वो किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम ख़बर देते हैं। और मेरी ज़ाती तौर पे मजबूरी यह है कि मैं जेन्युइन बात करता हूँ जो सही होती है, जो मेरे दिल को सही लगती है, जो दिमाग को सही लगती है। वो किसी के हक़ में जा रही है या किसी के ख़िलाफ़ जा रही है, मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरी ड्यूटी ये है एज ए जर्नलिस्ट, मेरे ज़ुम्मे ये है कि मैंने सच बोलना है। और उस सच की बहुत कीमत चुकाई है ज़िंदगी में, और भी चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगा। लिहाजा जिसको बुरी लगे वो गालियाँ मत दे और जिसको अच्छी लगे उसकी कोई फेवर भी नहीं है। ख़बर यह है कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार के हवाले से सवालिया निशान लग चुका है और बैसाखियाँ एक एक करके नीचे से गिरना शुरू हो गई हैं। अभी उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि जो एक इजलास इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास कॉल किया गया था और उसके बाद उसको मुलतवी कर दिया गया। ये बुनियादी तौर पे एक अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर, उसके इत्तेहादियों का और मेंबर्स असम्बली का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। मेरा ख्याल है कि उस इजलास को मनसूख करने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस पानी में है, कितने पानी में है, किस जगह खड़े हैं। कहानी असल में ये है, दो तीन कहानियाँ, लेकिन मैं स्टेप बाई स्टेप आपके सामने लाता हूँ और अंदर की खबर है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। कहानी ये है कि इमरान खान साहब को बता दिया गया है कि भाईजान अब कंसेंसस की गवर्नमेंट का एक फार्मूला आएगा और उसमें आप -B हो सकते हैं और एक नया सेटअप आएगा जो 1 साल तक रहेगा और वो इलेक्शन भी कराएगा और वो सेटअप सबको काबिल कबूल होगा और उसमें सबके वज़रा शामिल होंगे, तमाम पार्टियां उसमें स्टेक होल्डर्स होगी। अच्छा, ये इतला मिलते ही वो शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने आगे से बहुत कुछ जवाब दिया और बहुत कुछ कहा कि मैं असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर दूंगा, नए इलेक्शन हो जाएंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, वगैरह 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 वगैरह। और ये सारा कुछ उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा भी दिया किसी को कि मैंने ये सारा कुछ सोच लिया और अब मैं देखूंगा कि इलेक्शन में जाऊंगा और मेरा भी एक नैरेटिव होगा और मैं देखूंगा कि नवाज शरीफ का नैरेटिव ज़्यादा अच्छा है या मेरा नैरेटिव ज़्यादा मुदल्लल और ज़्यादा बेहतर है, मेरी वॉइस उससे ज़्यादा होगी, वगैरह वगैरह। ये सियासत असल में इसमें ब्लैकमेलिंग और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये तबादला ख्याल हो गया। अच्छा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथियों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हम मुश्तरका इजलास बुला के, चूँकि लेजिस्लेशन में अक्सरियत है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो मुश्तरका इजलास का एक सहारा लेना पड़ता है ताकि लेजिस्लेशन हो सके।
बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन थी और उसको करना भी था, और उनका ख्याल ये था कि मैं वो लेजिस्लेशन कर लूँ और उसके बाद फिर मुकाबला करूँगा और फिर देखूँगा क्या होता है। तो लेजिस्लेशन के लिए एक बिल था ओवरसीज़ के वोटिंग राइट्स के हवाले से, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से, एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो उसमें ये हुआ कि जब इजलास के ऐन वक्त में इजलास कॉल कर लिया गया तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले तो पैगाम भेजा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हम तो इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमें रिजर्वेशन है ये इन चीज़ों पे, दूसरा ये है कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, और जब मशवरा ना किया जाए इत्तेहादियों से तो फिर हम कैसे साथ दे सकते हैं। MQM ने भी इसी तरह का मिलता जुलता जवाब दे दिया। GDA ने भी सिंध डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है उन्होंने भी इसी तरह का मिलता जुलता, इवन पीर बगाड़ा साहब के स्पोक्समैन तो थोड़े आगे चले गए, उन्होंने कहा जी हम तो हुकूमत का हिस्सा है ही नहीं, और हमारी तरफ से सीधा सीधा जवाब है खान साहब बनी गाला नू सीधा सीधा जवाब इत्तेहादियों की तरफों देता गया। इत्तेहादी ये सारे कौन है, सबको पता है उनकी अलाइनमेंट क्या है और शुरू से अलाइनमेंट क्या है। बगाड़ा साहब कहाँ पे खड़े होते हैं, काफ लीग कहाँ होती है, MQM कहाँ होती है, या GDA और बाकी जो इत्तेहादी हैं। इसके साथ साथ बात यहाँ तक नहीं रही, बात आगे भी चली गई कि खटक साहब ने भी जवाब दे दिया और PTI के कुछ इम्पोर्टेंट लोगों ने भी वाजे कर दिया कि खान साहब इन हालात में ये ना इजलास हो सकता है ना लेजिस्लेशन हो सकती है। अपोजिशन भी मुतहदा है, सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इजलास मुलतवी करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। इजलास तो कैंसिल हो गया। अब ये जो फार्मूला मफामती हुकूमत का, कौमी हुकूमत का, कंसेंसस की गवर्नमेंट का है, तो उस पर खान साहब बड़े गुस्से में हैं, बड़े नाराज़ हैं, और वो इरादा ये रखते हैं कि ये नौबत ही ना आए कि ऐसा कंसेंसस की कोई गवर्नमेंट बने। उससे पहले वो इस सिस्टम को फारिग करें, असम्बलियाँ तोड़ देंगे, अगले इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए वो किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले खान साहब ने ये भी सोच रखा है और उन्होंने कुछ लोगों को कन्वे भी कर दिया है कि अदम एतमाद का चांसेस है, अदम एतमाद का आ सकता है, यानी तहरीक आ सकती है। तो अदम एतमाद को रोकने की एक पूरी हिकमत अमली भी उन्होंने वाज़े कर रखी है। दूसरी तरफ अपोजिशन और हुकूमत की मौजूदा मुफाहमती और आने वाले वक्त में मज़ामती छोटी पार्टियां, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा सकती हैं और अदम एतमाद का हिस्सा बन सकती हैं। उसकी भी एक पूरी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने बनाई है। एजेंसीज़ की इनपुट भी उसमें शामिल है और एजेंसीज़ ने वाज़े कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि पंजाब के अंदर भी तब्दीली के अंदर तब्दीली का सोचा जा रहा है और मनसूबाबंदी पूरी मुकम्मल हो गई है, और फेडरल के अंदर भी तब्दीली के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, तो आप तैयारी कर लें। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदा आगाह कर दिया गया। और बलूचिस्तान का पहले ही आप सबको पता है कि वहाँ पे तब्दीली के अंदर ही तब्दीली आ चुकी है, और बसिंजो साहब कौन है, कम अज़ कम इसको छोड़ दें, वो कौन है, वो उनका ताल्लुक इमरान खान से बहरहाल नहीं है। इमरान खान के वो बात नहीं मानते, वो एक इंडिपेंडेंट है, और जिनसे उनका ताल्लुक है और क्यों है वो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग उसको जानते हैं। तो ये एक मंसूबा बन चुका है। अब शहबाज शरीफ साहब इस मंसूबे पे अपनी पार्टी को कन्विंस कर चुके हैं। फजलुर रहमान साहब भी इस पे एग्री हैं, और यही फजलुर रहमान साहब का मुतालबा था, इसीलिए वो इस्लामाबाद गए थे, इसीलिए पीपल्स पार्टी बड़ी तावली हुई थी, इसीलिए नून लीग बड़ी आवाज़ार थी, परेशान थी कि इसको चलता करें और इसकी हमायत से अदारे पीछे हट जाएं। अब अदारे तो पीछे हट गए, मैसेज भी सबको मिल गया, अपोजिशन भी ठंडी हो गई, मरीम साहबा का ट्विटर भी खामोश हो गया, और फ़ौज माथे का झूमर भी बन गया शहबाज शरीफ साहब का और हमज़ा साहब का। मरीम और नवाज शरीफ साहब अब खामोश है। इसका अगला हिस्सा ये है कि कुछ लोगों का दावा है नून लीग के कि नवाज शरीफ साहब के पास कुछ लोग गए हैं, एक जनरल जंजुआ साहब का नाम लिया जा रहा है, वो गए और उन्होंने जाके कहा जी जांदी करो और जिहड़ा तुसीं अदारे दे उत्ते चढ़ाई कर दो बंद करो और थोड़ा सा मफामती हो जाओ, मज़ामत ज़रा कम कर दो। तो दावा करने वालों का दावा ये है
कि उन्होंने कहा कि जी मुझसे माफ़ी मांगी जाए, जो मुझे बाहर भेजा गया, मेरे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, निकाला गया, ये वो, मुझे क्यों निकाला, उसकी वजाहत दी जाए टीवी पे आके। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। उन्होंने कहा जी फिर माफ़ी मांग लें, वैसे मांग लें। उन्होंने कहा ये भी शायद पॉसिबल नहीं। उन्होंने कहा जी फिर हाथ हौला रखो और यदि हमारे तो बाज आ जाओ। इस पे चीज़ें तय हो गई हैं और अब खान साहब की हमायत से कुछ लोग जो फैज़याब थे, जो हमायत कर रहे थे, वो पीछे हट गए हैं और मैसेज ऑल कंसर्न क्वार्टर्स पे कन्वे कर दिया गया है कि जिसने चलना है अपने बोझ को खुद उठा के चलना है, अपनी लाश को अपने कंधों पे उठा के चलना है। जो सहारे देने वाले लोग थे वक्ती तौर पे उन्होंने सहारे साइड पे कर लिए हैं। अब इमरान खान को भी अपना बोझ लेके खुद चलना पड़ेगा और अपोजिशन को भी। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब पहले ही फड्डा डाल चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का टिल्ट किस तरफ है वो सारी दुनिया को पता है। और सियालकोट का फैसला इलेक्शन कमीशन का आ चुका है। इससे पहले जो सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने जो किया था वो भी सारी कौम के सामने है। इमरान खान एक तरह से फंस चुके हैं और चेयरमैन नैब की फ़रार की ख़बरें भी आम हैं कि वो मुल्क से फ़रार होना चाह रहे हैं। हुकूमत ने वक्ती तौर पे एक डिप्टी चेयरमैन नैब बना रखे हैं जो उनकी अदम मौजूदगी में मामला चलाएंगे। ये बहुत सारी ताज़ा तरीन चीज़ें और ताज़ा तरीन ख़बरें शहर इक़्तिदार से थी, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दी जाए। अब आने वाले दिनों में ये मंसूबा जो एग्जीक्यूशन में जा रहा है, ये कितने % एग्जीक्यूट हो सकता है, ये कितने % नहीं होगा। इमरान खान साहब को बेहतरीन हिकमत अमली से इसको नॉकआउट करते हैं या ये एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब का जिन लोगों से मुकाबला है वो इमरान खान साहब से रवायती सियासत में ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। और इमरान खान साहब अब तक कुछ सहारों के चल रहे थे, कुछ देखे और कुछ अनदेखे। वो देखे सहारे भी एक एक करके साइड पे हो रहे हैं और अनदेखे भी साइड पे हो रहे हैं, खलाई मखलूक भी और दूसरे भी। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब अपना बोझ खुद लेके चलते हैं या नहीं चलते। वैसे तो उनके करीबी लोगों का ये भी दावा है कि उनके अपने जो लोग हैं जिनको वो अपना समझते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग अपने नहीं रहेंगे। अभी चीज़ें कुछ वाज़ेह होने दें, आने वाले दिनों में मेरी भी और आपकी सबकी हालात पे नज़र होगी। इंशाअल्लाह दोबारा इसी तरह गुफ्तगू करेंगे और ताज़ा तीन सूरत हाल से आपको आगाह रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।